तो बच्चों आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि आपकी यूनिट 3 है 11th में। ठीक है बच्चों, उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 11th के लिए ही है, चाहे वो 12th हो, बीएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो सभी के लिए टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी हमने इसका जिक्र किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे से ध्यान से देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल से, काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना इस वीडियो में हो सकता है, इसमें नहीं तो नेक्स्ट वीडियो भी इसके लिए बनाई जा सकती है। इसमें क्या है, कोई भी जो एटम होता है गैसियस स्टेट में, उसका जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल लिया जा सकता है, उसे रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी अगर कोई आपका एटम है और उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, आप ये देख लो, अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना या यहाँ से करना, तो कौन सा आसान होगा? सबसे आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बाहर निकालना क्या होगा? आसान होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ठीक है बच्चों, वो ये क्या कहलाओगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, यानी किसी गैसियस एटम से के आउटर मोस्ट सेल में से मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो उसकी क्या कहलाओगी बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं फिर से कह रहा, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, उसे बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल आई, ठीक है बच्चों, एच। इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 1, 2 या 3 जितने भी, यानी मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसकी क्या कहलाओगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाओगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल आई एच। सपोज करो ये आपका मेटल है इन गैसियस स्टेट, ठीक है, इसे हम क्या दे रहे? एनर्जी दे रहे। यही तो है भाई, जितनी वो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ठीक है, निकालने के लिए। और इसे गैसियस कैटायन में चेंज करने के लिए गैसियस कैटायन में चेंज हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो जो एटम है गैसियस स्टेट में, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो ही आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आई ई ही हम इसे अब लिखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाओगी। यानी गैसियस एटम को गैसियस कैटायन में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो क्या कहलावे बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं कई तरीके से आपको इसमें बता दिया। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, ये भी याद रखियो, किलो जूल पर मोल। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट करते रहें अपनी कॉपी में। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो भी देख लो आप।
आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 2 निकालने के लिए कितनी और 3 निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये सभी बच्चे यहाँ देख ले बड़े ध्यान से। अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी एटम से, ठीक है, तो वो क्या कहलाओगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या कहलाओगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया भी है, अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक, सभी बच्चे देखते रहो ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन है आपको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो उसकी क्या कहलाओगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या कहलाओगी उसकी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड वन है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाओगी। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाओगी। सभी बच्चे ध्यान से सुने फिर दोबारा से। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर हम किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से क्या निकालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अगर हम किसी एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जा रहा है आउटर मोस्ट सेल में से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट, 2 निकाल ले जा रहे सेकंड और 3 निकाल ले जा रहे, तो वो क्या कहलाओगी, उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इन्हें कोई कंबाइंड रूप से सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी ये बातें। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की होगी या थर्ड की होगी, वो आप देख लो यहाँ। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए होगी। उसका रीज़न क्या है हम अभी आपको बताऊंगे। और सबसे उससे कम सेकंड के लिए और सबसे कम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो सबसे कम होगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसका रीज़न ये होगा भाई, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा, उसमें कम एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ देख लो, जैसे सोडियम ही है, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो कम एनर्जी लगी। लेकिन मैं अगर इसमें से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालने लगूँ, जैसे मैग्नीशियम ही है, अगर मुझे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन था तो निकल गया, लेकिन इसमें पेयर बनाए हुए हैं तो इसमें ज़्यादा उन्हें पेयरिंग को तोड़ना होगा, क्योंकि हाफ फील्ड या फुल फील्ड हमने बताया था अगर हो तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें, उनकी जो स्टेबिलिटी है उसे ब्रेक करने के लिए। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम है, उसमें से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सेल छोटी होती चली जा। जैसे नाइट्रोजन ही है, हम नाइट्रोजन क्या है 2,5, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताऊंगे, और ऑक्सीजन के बारे में भी किस तरीके से इनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन हम एक निकाल लेंगे तो दूसरा और न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज लगातार बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। हमने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जब ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेकंड से और सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा होती है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ फैक्टर्स हम बताएंगे जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। अगर आप ऐसे ही देख लें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो इस आप डेफिनेशन याद कर लिए, याद हो गया तो काम चल जाएगा। ऐसे नहीं होता बच्चों, कुछ फैक्टर्स होंगे जिन पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो फैक्टर्स क्या हैं आप सभी उसको ध्यान से सुन लें। सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है न्यूक्लियर चार्ज। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वे जिस पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं आपको बताऊं, जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा हाई होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, आई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अगर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। उसका रीजन जैसे हमने बताया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या है, जो न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियस जो फोर्स डालती है इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, उसे न्यूक्लियर चार्ज कहा जा। तो आप देखो, जैसे न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसे निकालना आसान होगा नहीं, उसे निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ये सभी बच्चे नोट करते रहे इन बातों को, ठीक है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहीं के न्यूक्लियर चार्ज के। साइज ऑफ एटम, या फिर आप रेडियस भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अगर हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं या साइज इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रही किसी की भी, तो आप ये देखो, अगर साइज कोई भी एटम है, साइज का मतलब ये है कि अगर इसकी सेल लगातार इंक्रीज होती जा रही, भाई पहले सेल अगर यहाँ पे थी पहले किसी एटम में, और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो डिस्टेंस बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। अगर किसी की रेडियस बड़ी होगी एटम की, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा या आसान होगा। इजी से निकाल ले जा सकें, इजीली निकाल ले जा सकें, बिल्कुल इजीली निकाल ले जा सकते हैं। जैसे आप ही देखो, ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर में यहाँ आपकी मदर है, माँ है, तो आपको यहाँ कोई नहीं पीट के जा सकता, आपको यहाँ कोई परेशान नहीं कर सकता इस एरिया में, क्योंकि वो तभी उस पर अटैक कर देंगी, उसे खींच लेंगी। लेकिन आप अगर घूमते हुए कहीं बाहर चले गए, अपने एरिया से बाहर चले गए, तो आपको कोई भी पीट के जा सकता है, आपको परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस चार्ज था वो कम हो गया। इसी तरीके से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अगर जितनी दूर होगा, ठीक है बच्चों, तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने पे इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी उठाकर आसानी से क्या है, बाहर ले जा सकता है। तो जो साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, इसकी डिक्रीज होगी। ये सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, हमने बताया, ठीक है। सभी बच्चे नोट करते रहें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, अगर साइज एटम का इंक्रीज हो रहा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बताया कि अगर कोई ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। हाफ फिल्ड का मतलब ये है कि अगर आपको बताया जा डी है, जैसे डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, उस कंडीशन में ये मोर स्टेबल होते हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखियो, या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, उस कंडीशंस में स्टेबल होते हैं। ये हमने पिछली यूनिट में भी आपको बताया है। ठीक है बच्चों, तो जब ये स्टेबल होंगे, कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाती है तो उसे ब्रेक करना, उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और उसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी उसकी, मोर होगी। ठीक है, या फिर इंक्रीज होगी फॉर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो 3 पॉइंट हो गए, ये सभी बच्चे देखते रहें, और भी कुछ पॉइंट्स हम आपको बताऊंगे। एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी होता है ऑफ द एलिमेंट्स। ये क्या है, आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन हम आसानी से बताओगे। ए एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। ठीक है बच्चों, तो हमने जब आपको ये ऑर्बिटल्स पढ़ाए तो ये बताया था कि जो एस ऑर्बिटल्स होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगी, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एस में, उसके बाद पी में और उसके बाद डी में और सबसे आखिर में एफ होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपको एस से निकालना है, एस ऑर्बिटल से बाहर निकालना है, तो वो डिफ़िकल्ट होगा या एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा? तो आप तुरंत कहोगे कि सर एस से डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस पास होने से इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें से आपसे अगर पूछा जा तो एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे तो उसके लिए क्या होगी बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम एफ ऑर्बिटल के लिए और आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल्स के लिए होगी। ये भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट है सेल्डिंग। इसे हम सेल्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, सेल्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं ऑफ इनर आउटर मोस्ट सेल। सेल्डिंग माने पर्दा होता है एक प्रकार से। किस तरीके से, इसे आप समझने की कोशिश करिए, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे फिर बाद में। सेल्डिंग इफेक्ट यहाँ देखें सभी बच्चे, ये मोस्टली जो डी ऑर्बिटल्स हैं या उसके लिए होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करें तो वो बढ़ते चले जा। भाई इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालना, ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मान लो, सपोज कर लो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो अगर ये हम डी मान के चलें यहाँ पे कि ये डी ऑर्बिटल है, चाहे आप 2 ही लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डी में एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों डी में इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज होते चले जाएंगे तो वो पर्दा बना होगा। पर्दा यानी कि इसे कवर कर लेंगे, जो बाहर की सेल है उसके सामने हट जाएंगे, एक प्रकार से चक्रव्यूह की तरह। ठीक है, जैसे आपकी अगर पिटाई आपके पापा करने लगते हैं तो आपकी मम्मी आपके लिए सेल्डिंग यानी पर्दे का काम करती है, सामने खड़ी हो जा कि मैं पिटने नहीं देने की, तो उससे क्या है, आपका बचाव हो जा। ठीक है, तो बचाव हो जाए या नहीं हो जाता, आप पिटते नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके सामने अगर पर्दा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर बन जाएगा, तो फिर हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
आई बात समझ में। तो शेल्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा इनर आउटर मोस्ट सेल का, इनर आउटर मोस्ट सेल का, ठीक है बच्चों, यानी सबसे बाहर से अंदर वाली सेल, जैसे जैसे ये क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसे निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो ये हमने 5 आपको इफेक्ट बताए या फैक्टर्स बताए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शेल्डिंग इफेक्ट जितना हाई होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अगर हम वेरिएशन देखें, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये, अगर हम वेरिएशन देखें, जल्दी से देख लो, अगर हम वेरिएशन देखें इन पीरियड, अगर वेरिएशन का मतलब ये है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर ये पीरियड है और हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट, ठीक है बच्चों, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों इंक्रीज होगी, ये याद रखियो, क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके लिए कई सारे हमने फैक्टर्स बताए, जैसे साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम कैसा होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इसके हम एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें हम एक्सप्लेन भी करेंगे इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें देख लो वेरिएशन इन पीरियड। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अगर बात करें ग्रुप की, ग्रुप में अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। उसका रीज़न क्या है भाई, जैसे जैसे हमने कहा था साइज ऑफ एटम क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में से तो हमें तो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, इसमें से उसे निकालना क्या होगा, आसान होगा। और जब उसे निकालना आसान होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी अपवर्ड टू डाउनवर्ड ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्रुप में डिक्रीज होगी ये और पीरियड में इंक्रीज होगी। अगर आपसे पूछ लिया जा कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सीजियम, तो सबसे ज़्यादा इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा हमने कहा ना सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर घटेगी, तो ये डिक्रीज हो रही, तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी है, लिथियम की है, हाई होगी, ठीक है, और इसकी लो होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम इसकी होगी। अगर हम बात करें किसी, हम इसी में जा रहे हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, हम अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इस तरफ को, तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सिलिकॉन की होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की। और सबसे कम किसकी होगी बच्चों, सोडियम की, ठीक है, क्योंकि सोडियम का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्ज साइज है, और इसका स्मॉल साइज है। तो साइज पे डिपेंड करती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करे जो हमने आपको बताए, वे सारे फैक्टर्स आपको देखने। इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं, अगर मैं 2 मिनट लेके और इसमें ही आपको बताऊं अलग से क्या बना हुआ है, इसे देख लियो बच्चों थोड़ा सा। अगर आपसे पूछने लगे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन पहला आ रहा है और ऑक्सीजन बाद में आ रहा, तो अगर आपसे पूछने लगे कि मैं इसका लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बच्चों, इसका 2,5 है, तो इसमें क्या आ गया 3, और इसका क्या है 1s2 2s2 2p4,
तो अगर हम कह रहे लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो उस हिसाब से तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होगी और इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होगी। कम किससे? नाइट्रोजन से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये देखो ध्यान से, बाकी तो सारे स्टेबल ही हैं ऑर्बिटल्स। जो नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड है, ये नाइट्रोजन की क्या है? हाफ फिल्ड। लेकिन ऑक्सीजन की आप देखो, ऑक्सीजन में क्या है? हाफ फिल्ड होने के बाद सेकंड रो में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे आसानी से निकाल लिया जा सके। हमने कहा था कि अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है उसके ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो साइज ऑफ एटम पे डोमिनेट कर रहा। क्या कर रहा है? डोमिनेट। यानी यहाँ जो फैक्टर डिपेंड करेगा वो करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो यही रीज़न है, देखो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की हाई होती है हाफ फिल्ड होने की वजह से। लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इसकी लो होगी और इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। उसका रीज़न क्या है? देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो स्टेबिलिटी ब्रेक होगी थी या नहीं? तो अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये हाफ फिल्ड हो गया, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की आई होगी। तो इस तरीके से आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। उसमें फास्फोरस में भी पूछ लिया जा, सल्फर और फास्फोरस में किसकी ज़्यादा होगी। तो इसी में एलिमेंट है, फास्फोरस की फर्स्ट ज़्यादा होगी और सल्फर की सेकंड ज़्यादा होगी। तो ये था बच्चों आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसे डाल दो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जितना आप सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे, उतना आपको 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी, ये ठीक है सुविधा। तो सभी बच्चे चैनल को फिर मैं कह रहा सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है बच्चों।